आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? ऑनलाइन वाले बेचारे कंटेंट हाँ क्रिएटर, सर। हाँ सर अभी तक आ नहीं रहा था, मैं सोचा क्या हुआ। देखो बेचारा परेशान हो गया। कुछ रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग नहीं लगाना होता ना, छोड़ो, तुम्हारा क्या ही रिकॉर्डिंग। कहाँ तक पढ़े थे? लास्ट टॉपिक बताना क्या था? पोलराइजेशन पढ़ रहे थे। हाँ सर। तीन टाइप बता दिए थे ना क्या क्या होता है। हाँ, तीन टाइप को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। सवाल बस एक ही से आता है, दूसरा तीसरा एक मतलब जो है उससे नहीं आता, लेकिन फिर भी बता देंगे क्या हो रहा है। लिखना मेथड बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, यानी नेक्स्ट जो तुम्हारा हेडिंग है वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के चलते जो पोलराइजेशन होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है, वो समझेंगे। साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था ब्रूस्टर, तो उन्होंने बताया बाय ब्रूस्टर। समझना यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे एक इंटरफेस है, अगर इस इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट करवाओगे, एक लाइट इंसिडेंट हुआ तो क्या क्या फिनोमेना होगा? दो फिनोमेना, तीन फिनोमेना, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट सर होगा, एक तो एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट कुछ रिफ्रैक्ट। समझते हैं। तो होता क्या है कि जैसे लाइट इंसिडेंट करवाया, ये पोर्शन उसी एंगल पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। और अगर ये मीडियम डेंसर है, ये डेंसर मीडियम है, तो जो नेक्स्ट लाइट जाएगा, जो ट्रांसमिट होगा, वो क्या हो जाएगा? बेंड टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शन। अब इसमें होता क्या है कि उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर थीटा के लिए अभी जो ये प्रोसेस हो रहा है ना, ये कैसा लाइट है? अनपोलराइज लाइट है। जो इंसिडेंट लाइट है वो कैसा लाइट है? अनपोलराइज। अगर तुम एंगल पे ध्यान मत दो, किस कोई भी एंगल पे अगर इंसिडेंट करवा दिया, मतलब अगर ये चीज हो रहा है, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हुआ, कुछ इधर रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, कोई भी तुमने कंडीशन नहीं चेक करा है, तो दिस लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। और ये भी जो होगा, ये क्या होगा? पार्शियली पोलराइज होगा। ठीक है, पार्शियल पोलराइज मतलब थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी थीटा रख लो, ये भी पार्शियली पोलराइज्ड, ये भी पार्शियली पोलराइज्ड। लेकिन फिर आए ब्रूस्टर। ब्रूस्टर ने बोला कि भैया देखो, एक ऐसा थीटा है, थीटा इक्वल्स टू आई पी, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या फिर इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू, इंसिडेंट एंगल को अगर एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर कर दे, इसको इसको लिख सकते हो एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंगल ऑफ पोलराइजेशन के केस में ये जो दोनों लाइट है, ये क्या हो जाता है? प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ से जो लाइट तुमको मिलेगा, इस मीडियम में बैठे हो, तुमको क्या चाहिए? तुम चाहते हो पोलराइज लाइट। अगर इस मीडियम में बैठ के इस लाइट को कैसे पाना है? पोलराइज पाना है तुमको, तो क्या करोगे? ये जो थीटा है ना, थीटा को चेंज कर दो किसमें? एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी के बराबर कन्वर्ट कर दोगे। अब इसमें जैसे ही आईपी के बराबर होता है ना, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाता है? 90 डिग्री। मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू आईपी एट दिस थीटा, एट दिस आईपी, एंगल बिटवीन बिटवीन लिखना है इसके नीचे, लिख लो आराम से, लिख लो सब, फिर लिख लेंगे, डायग्राम ड्रॉ करो। सर इम्पोर्टेंट वाला यही है पार्शियली ना? क्यों लिखना? पार्शियली बस समझाने के लिए था, ये हटा ही दो, पार्शियली नोट में लिखवा। सर यही वाला इम्पोर्टेंट है ना, मतलब नहीं, बाकी ये दोनों? वाला इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा? आएगा, लेकिन कम आएगा? बहुत कम चांसेस है आने के। मतलब इसका पॉसिबिलिटी जो है, अगर 10 सवाल पूछ ले पोलराइजेशन में, तो कभी एक आध बार एक आ गया, क्योंकि यहाँ से एक ही चीज बनता है, दैट इज जो ब्रूस्टर लॉ है वो। और ब्रूस्टर लॉ में अभी तुमको समझ में आ जाएगा, इतना छोटा है कि वहां से जेई मेंस अगर सवाल पूछता है तो फिर उसके लिए बेइज्जती का लॉस ही काम है। होता है। हाँ। कौन बात कर रहा है? क्या बात करते हो? क्या का ट्रांसफर चल रहा है? का मतलब यूनाइटेड नेशन। इवन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अनपोलराइज लाइट है ये, अनपोलराइज लाइट।
ये ये छुट्टी लेके गया था, 7 दिन बाद घर से आ रहा है, पता ना कौन सा पूजा मना रहा था। आया एक दिन जाने से एक दिन पहले, सर घर जा रहे हैं, बोले कितना दिन में आ जाओ सर, पूजा मना के आप आ जाएंगे। अब देखो इसका पूजा कितना दिन चला। सरस्वती पूजा कितने दिन का होता है? एक दिन में सर खत्म हो एक जाता है ना, वो 7 दिन मना करके आया, पता ना कौन सा पूजा कर रहा था। और कौन कौन से फेवरेट भगवान है तुम्हारे? सभी फेवरेट है? नहीं, एक टॉप मोस्ट वाले जिनके जिनके लिए दिन में फास्टिंग वस्टिंग रखते हो, दिन का फास्टिंग। कुछ मंगलवार को फास्टिंग रहते हैं जिनके लिए वो। तो फिर घर क्यों गया था? घर क्यों गया था? हाँ। बोल के तो गए थे कि पूजा है, सरस्वती पूजा, इसलिए घर जा रहा है। मास्टर को बेवकूफ बता रहे, बताओ। हाँ, जाने से पहले एकदम माहौल बना कर गया था, सर पूजा पूजा है, जाना है जाना है। चलो हो गया ना यहाँ तक, अब लड़ाई कर लेना बाद में। लिखो, एट दिस आईपी एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे, at this IP angle between reflected and refracted ray, reflected and refracted rays is 90 degree, is 90 degree। मतलब अगर ये आईपी हो जाता, अब जो डायग्राम होगा उसमें सही सही चीज लेना, अगर ये आईपी है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे अब तुमको मिलेगा, इट विल बी प्लेन पोलराइज्ड। ये क्या होगा? प्लेन पोलराइज्ड। ये भी प्लेन पोलराइज्ड होगा, लेकिन ये दूसरे मीडियम में है। ये भी क्या होगा तुम्हारा? प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगा, लेकिन अभी इसके लिए मीडियम क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम, तुम काम कहाँ करना चाहते हो? एयर में करना चाहते हो। ये वाटर है, तो दूसरा लाइट भी पोलराइज लाइट है, लेकिन ये कहाँ चला गया? ये चला गया वाटर में, जो कि मे भी तुम्हारे काम का नहीं हो सकता। तो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये भी प्लेन पोलराइज्ड। नोट में लिख लो। angle at which light is completely polarized, angle at which light is completely polarized, angle at which light is completely polarized। और जो पोलराइजेशन हुआ किस तरीके का हुआ लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना, all vibrations पोलराइजेशन के बाद ब्रैकेट, all vibration are confined perpendicular are confined in perpendicular plane to the plane of incident, जो डायग्राम ड्रॉ करा गया उसमें प्लेन ऑफ इंसिडेंट क्या है तुम्हारा? ये बोर्ड का प्लेन जो है ये क्या है? प्लेन ऑफ इंसिडेंट है, क्योंकि इसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट सारे रे है। तो अब यहाँ से वाइब्रेशन देखोगे ना, मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उठाओगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। सिमिलरली यहाँ से कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लोगे तो कैसे वाइब्रेट करेगा? परपेंडिकुलर, मतलब जो भी वाइब्रेशन होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और ये प्लेन क्या बोल रहे हैं इसको?
दिस इज प्लेन ऑफ इंसिडेंट, और ये डॉट क्या शो कर रहा है, दैट वाइब्रेशन आर परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट। ठीक है, नोट में ही नंबर 2 देखेंगे। नोट में ही नंबर 2 लिखेंगे, ब्रूस्टर्स लॉ, दिस इज नोन एज ब्रूस्टर लॉ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ब्रूस्टर्स लॉ के नीचे लिखें ब्रूस्टर नंबर 2। क्योंकि ब्रिस्टर ने ये सारी चीजें बताई, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को हम ब्रिस्टर लॉ बोलते हैं। फॉर्मूला वो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जब स्नेल्स लॉ लगाओगे, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। स्नेल्स लॉ अगर लगाओगे तो क्या बनेगा, स्नेल्स लॉ अगर नहीं पता हो तो परेशान मत होना। यहाँ पे ये अगर एंगल जो है, यहाँ पे साइन आई पी बराबर किसको होगा, म्यू साइन, अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को मैं आर ले रहा हूँ, इस एंगल को अगर आर ले रहे हैं तो लिख सकते हैं ऐसा, आर लिख सकते हैं। अगर आर को तुम्हें कैलकुलेट करना, समझना, आर जो ये एंगल आईपी होगा, ये एंगल 90 है, तो आर कैन बी रिटन एज व्हाट, जहां आर की जो वैल्यू होगी 90 माइनस आई पी लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये 90 है, पूरा एंगल जो यहाँ पे बन रहा है 180 का, तो 180 माइनस 90 माइनस आई पी आर के बराबर होगा, तो 180 माइनस 90 90 बच के ये, तो ये चीज यहाँ पुट करोगे तो साइन आई पी जो होगा वो किसके बराबर, म्यू कॉस आई पी के बराबर, और जब इसको रिप्लेस करोगे तो tan आई पी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, न्यू के बराबर, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ। अब इससे क्या ही सवाल पूछ लेगा, तो जब उसको सवाल पूछना होता है ना तो पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रूस्टर लॉ, 4 ऑप्शन दे देगा, tan म्यू, cos म्यू, sin म्यू, cot म्यू, चूज कर लेना। हाँ सर, एक चीज तो है कि जेई सब्जेक्टिव पे तो कम ही क्वेश्चन पूछता है, तो सीधा सीधा मतलब पूछने का चांस भी कम ही है। एनालिसिस देख रहे हो, तुम लोग करते हो? अरे नहीं, जे मेंस और एडवांस वाला है ना, तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है, तुम लोग मत करो, तुम लोग रटो खाली। नेक्स्ट लिखेंगे, ये रिफ्लेक्शन का खत्म हो गया, जल्दी छापो। हाँ, क्या बोल रहा है, एक तो वहां से उसका इतना फ्रीक्वेंसी लो है, ऊपर से एम्पलीट्यूड इतना लो कि यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है। किसी का नाम ले रहे हो, लग रहा है गाली दे रहे हो उसको, नाम बिगाड़ दिया, मेरा नाम मत लेना कभी। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो, बाई रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट तरीका क्या था, बाई रिफ्रैक्शन। ये तो एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक इससे सवाल पूछा ही नहीं है, तो अगर इससे सवाल ज्यादा नहीं पूछा है तो एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, खाली लिखवा देंगे, वो तुम समझ जाओगे क्या हो रहा है। लिखना इन दिस मेथड, दूसरा मेथड आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, यही नहीं चल रहा है, बाई रिफ्रैक्शन वाले में आप समझेंगे। लिखना इन दिस मेथड, इन दिस मेथड a pile of glass plate, a pile of glass plates, a pile of glass plates, pile of glass plates are formed, a pile of glass plates are formed by taking 20 to 30 microscopic slides, piles of glass plates are made by taking 20 to 30 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स। अभी माइक्रोस्कोप छुए हो, उसमें हाँ स्लाइड सर, हम तो मिलता है, इसी उसमें, हफ्ता हाँ, उसमें स्लाइड मिलता है जिसके ऊपर रख के चीजें ऑब्जर्व करे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। तो वैसे ही 20-30 स्लाइड्स अरेंज करते हैं, लेकिन अरेंज करने का अगेन कुछ तरीका होता है, वैसे करते हैं। लिखना by taking 20 to 30 microscopic slides and light is made to incident, and light is made to incident at polarizing angle,
light to is made to incident at polarizing angle, full stop. After passing through after passing through number of plates after passing through number of plates the emerging ray after passing through number of plates after passing through number of plates the emerging light will become plane polarized in the plane of paper डायग्राम बना देंगे, समझ में आ जाएगा क्या करना। देखो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे ग्लास लेते हैं, छोटे छोटे वही माइक्रोस्कोपिक ग्लास लेते हैं, उसको सजा करके रख देते हैं ऐसे, इस तरीके से एंगल पे सजा करके रख दिया। और ये जो एंगल पे सजा करके रखोगे वो एंगल क्या होना चाहिए? हाँ, वो एंगल आईपी होना चाहिए। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल से तुम एंगल मान, क्योंकि तुम यहाँ पे अगर इंसिडेंट कराओगे, ये लाइट इंसिडेंट कराओगे, और ये जो लाइट है ये कैसा है? अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करवाया तो नॉर्मल से ये कितना एंगल बनाएगा? नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज योर आई पी। और ये आईपी तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि ये ग्लास है ना, तो ग्लास के लिए तुम्हें क्या पता है? ग्लास के लिए तुम्हें पता है कि tan आईपी जो होगा वो कितना होगा? म्यू होगा 4/3। ग्लास के लिए कितना होता है? 4/3। सो आईपी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 4/3 के लिए वैल्यू याद होता है, अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? 53। यानी यहाँ पे एंगल भी तुमको पता है कि ये आईपी की वैल्यू कितनी होगी? 53। तो 53 पे अगर इंसिडेंट कराओ तो ये जो एंगल जो हमने टिल्ट करके रखा है ना, तुमको सीधे सीधे पता चल गया कितने पे टिल्ट करके रखना है। तो ऐसा अगर कितने अरेंज कर दो, 20-30 अरेंज करके रख दो छोटे छोटे पाइल्स, तो यहाँ से जो फाइनली जो लाइट निकलेगा वो बार बार इसके अंदर रिफ्रैक्ट हो रहा होगा। जो भी पाइल्स रखा होगा उसके अंदर बार बार रिफ्रैक्ट होगा, फिर जो बाहर लाइट होगा, इमर्ज करेगा बाहर जो लाइट, दैट लाइट विल बी व्हाट? इट विल बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फील्ड वेक्टर्स बनते हैं, those will be in the plane of the paper। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड के ही प्लेन में ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसे वाइब्रेशन। लेकिन पिछले वाले केस में वाइब्रेशन कैसा हो रहा था? प्लेन के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अरेंज करके रख दिया। आईपी एंगल पे इंसिडेंट करवाया था, अनपोलराइज्ड लाइट चेंज किस में हो गया? प्लेन पोलराइज, क्योंकि इसके अंदर बार बार क्या हुआ होगा? रिफ्रैक्शन हुआ होगा। साथ ही साथ यहाँ से रिफ्लेक्शन भी होता है, तो रिफ्लेक्शन वाले का मतलब अभी है नहीं, दैट विल बी आल्सो पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन हमें अभी किससे मतलब है? जो रे इमर्ज करा, क्योंकि उसी में रिफ्रैक्शन का फेनोमेना यूज हो रहा है। ठीक है, तो डायग्राम बना लो, काम खत्म हो गया। 20-30, क्योंकि अगर पास करेगा ना, अब देखो हो क्या रहा है कि जो लाइट एक ये थिकनेस जो है, इसमें क्या होता है कि जब लाइट पास हो रहा है ना, तो कुछ पोर्शन जो है क्या हो रहा है? रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो बार बार रिफ्रैक्शन इसलिए करवाते हैं क्योंकि मान लो एक तुमने बड़ा ले लिया, एक बड़ा ले रहे हो, तो इसमें कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन नहीं होता है। रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ? एक बार हुआ। और एक बार रिफ्रैक्शन होगा ना, तो जो परसेंटेज, मान लो एक रिफ्रैक्शन से 15% का रिडक्शन हो रहा है, मतलब 15% जो लाइट है जो यहाँ से पास हुआ, एक बार के रिफ्रैक्शन में कितना हो गया? 15% पोलराइज्ड हो गया एक बार के रिफ्लेक्शन। तो अगर थिकनेस टी ले लोगे ना, तो रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा? एक बार इस सरफेस पे, एक बार इस सरफेस पे, जिसके चलते तुम्हें मिलेगा कितना? 15% मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसको ब्रेक कर दो, थिकनेस वही रख रहे हैं, जब इस स्लाइड को ब्रेक कर दे रहे हैं, तो अब रिफ्रैक्शन जो होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ जाएगा। यानी एक बार में 15% लाइट चेंज हो गया, तो अगले रिफ्लेक्शन में और 15, उसका 15, उसका 15 करते करते फाइनली जो लाइट निकलेगा 20-30 स्लाइड में, स्लाइड के बाद इट विल बी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। किसका यूज? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक नोट लिखवाए थे तुमको जहाँ पे सस्टेनेबल नहीं यार यूज होता है वहां पर भी, लेकिन मतलब प्रॉपर यूज जो तुम पूछ रहा हूँ ना, सस्टेनेबल वाला बताए थे।
सस्टेनेबल वाले चीज में बोले थे कि फ्रिंज तभी सस्टेन करेगा जब तुम पोलराइज लाइट यूज करोगे। पोलराइज लाइट में क्या होता है कि जैसे फ्रिंज यहाँ पे बन गया, अगर पोलराइज लाइट नहीं लोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनेगा वो अलग अलग होगा, जिसके चलते इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करेगा। और एक इसने भी बोला कि ये जो भी चीज है यहाँ पे क्या होता है कि जो तुम्हारा डायरेक्ट लाइट जो तुम्हारे आंखों पे आता है, जैसे सनलाइट हो गया, तो सन ग्लासेस हम यूज करते हैं। सन ग्लासेस जब यूज करते हैं तो नॉर्मल अगर यूज करेंगे तो आंखों में क्या होता है, चमक ज्यादा आता है, जिसके चलते वो जो, क्योंकि आंख, हाँ, जो भी तुम्हारा विजिबिलिटी या किसी को सडनली ऐसे देख रहे हो तो ठीक से नहीं दिख पाता है, या आंख में लाइट चुभता भी है, तो हम क्या करते हैं, आंखों जो भी सन ग्लासेस है उसमें पोलराइजर लगा देते हैं, और उस पोलराइजर लगाने के चलते क्या होगा, उसका इंटेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि इस पोलराइजिंग करने से उसका इंटेंसिटी भी घटता, भी इसके आगे वाले केस में पढ़ेंगे। या फिर जो भी तुम्हारा जो शील्ड होता है, विंड शील्ड समझते हो, गाड़ी के सामने जो शीशा लगा रहता है उसको विंडशील्ड बोलते हैं। हाँ, तो विंडशील्ड में भी क्या होता है ना कि जैसे रात में जब गाड़ी चलाते हैं तो आंखों पे डायरेक्ट फोकस पड़ेगा, तो फिर देखने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो विंडशील्ड में या फिर जो लाइट का सामने जो ये लगा होता है, बल्ब के सामने जो मिरर लगा होता है उसको शील्ड करने के लिए, उसमें भी पोलराइजर का यूज होता है। जैसे लाइट अगर इंसिडेंट अगर निकल रहा है तो तुम्हारे आंखों पे पड़ेगा तो दिक्कत होगा, सामने वाले ड्राइवर को दिखेगा नहीं कि गाड़ी आ रही है, तो उसको अगेन इंटेंसिटी रिड्यूस कर देता है, पोलराइज कर देता है, और उस पोलराइजेशन के लिए जो विंड शील्ड है उसमें पर्टिकुलर एंगल पे तुम्हारा इस तरीके का अरेंजमेंट करके रखा था, तो उससे यही सब यूज। हाँ, हेल्प। अब तो यार बहुत ये हो गया, अब तो दुनिया बहुत आगे चली गई है। तो अभी हेलमेट महंगा भी तो मिलता है, पहले हेलमेट होता था बस मुंडी बचाने के लिए, अभी दुनिया एडवांस हो रही है। पहले मोबाइल भी तो कौन सा था, खाली फोन करने के लिए, अभी क्या करने के लिए, ये मोबाइल पे खाली चैट कर रहा है यार। चैट तो फिर उससे भी हो जाता था छोटे वाले फोन से, लेकिन ये था कि एम लिखने के लिए 4 बार दबाना पड़ता था। सर पिछला वाला से जूम पे क्लास नहीं हो पाता था ना, एम अभी तो दबाना है क्लास तो होता 6, है। वो दबाना है तो 6 3 बार दबाओ। क्या लेने का, नहीं आईफोन अभी मतलब नहीं लेंगे, इरादा तो है, किसका इरादा नहीं होता आईफोन लेने का, सबका इरादा था, फिर देखता अपना बैंक बैलेंस कि अगर आईफोन ले लिए तो 2 महीने की सैलरी तो ऐसे ही चली गई, तो नहीं लेंगे ना, तो फिर घर, हाँ, घर से फिर डांट पड़ेगा कि 2 महीने का सैलरी लाओ, तो फोन दिखाएंगे तो फिर क्या होगा, लुटा दिया ये, अभी नहीं खरीद सकते, अभी सारा काम करवा दो, घर और वाले का जितना इच्छा है पूरा कर दो, फिर उसके बाद जितना लुटाओ लुटा, फिर उनको फर्क नहीं पड़ता है क्या कर रहा पैसा का। जब पापा या मम्मी के अकाउंट में जब 1-2 लाख रुपए हो जाता है ना, तो उसको देख के वो खुश रहते हैं, उसके बाद उनको देने का जरूरत नहीं है। क्या ये छोटा वाला, क्योंकि बड़े वाले फोन का ना हम लास्ट टाइम बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, तो आंखों में भी दिक्कत आता था बहुत ज्यादा। चश्मा तो चश्मा, कौन सा वीडियो तुम देख रहे हो, वो तो बहुत पुराना है, वो तो घर में सर उठ उठ के बना दिए थे, सोए थे अचानक कॉल आया अभिषेक का, पहले यार, हाँ, तो वो सोए थे एकदम मस्त सो रहे हैं, कॉल आता अभिषेक का कि सर एक वीडियो बनाना है, बोले अभी, तो हाँ बहुत अर्जेंट है, यूट्यूब पे डालना है, तो फिर सोए से उठे, मेरा ये बेड है बगल में वो था, उठे और पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ याद भी नहीं आ रहा था क्या पढ़ा है, तो फिर वो वाला क्वेश्चन उठा करके पढ़ा दिए, हो गया बस। तो उसमें चश्मा याद पहनते थे उस टाइम भी, लेकिन याद नहीं था कि चश्मा भी पहनना है, तो वैसे ही पढ़ा दिए। उस वाले को हम नहीं देखते हैं, तुम क्यों देखते हो, उस वाले को बोल देंगे किसी दिन, अभिजीत सर डिलीट कर दो यार उसको, और नहीं तो फिर उस पे वो लगा दो, क्या बोलते हैं उसको, नहीं थंबनेल लगा दो, कम से कम पहला ही जो इमेज आ रहा है वही खतरनाक है। लिखो, नेक्स्ट लिखोगे, जो थर्ड प्रोसेस है वो समझते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या था, थर्ड प्रोसेस था डाइक्रोइज्म, था ना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइक्रोइज्म, ये यूज होता है, जो तुम्हारा शील्ड है ना, जिसमें विंड शील्ड मैंने बोला था, या फिर बाकी सारी जो चीजें बोली थी, उसमें कुछ ऐसे मटेरियल लगे होते हैं जिसमें हमें बार बार रिफ्लेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, क्योंकि विंडशील्ड देखते हो, विंडशील्ड का कितना लेयर होता है, एक लेयर, ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत हाई फाई विंडशील्ड रखेगा तो 2 लेयर बना देगा, तो 2 लेयर के अगर खाली रिफ्रैक्शन के चलते अगर प्लेन पोलराइज बनाना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल मिल गए,
उस मटेरियल से लाइट पास करवा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है फेनोमेना, लिख लेना, इसमें लिखना, some crystals such as बोर्ड पे लिख देना, टॉर्मालिन, ये लास्ट क्लास में ही बताए थे। some crystals such as टॉर्मालिन, ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है इंटरनेट पे खोज लेना टॉर्मालिन क्या है। एंड seeds of आइडोसल्फेट, एंड seeds of आइडोसल्फेट, सीड मतलब ऐसा वाला SHEETS, ये मत लिखना, ये गंदा वाला सीड है। एंड seeds of आइडोसल्फेट ऑफ क्विनोन। इतना खतरनाक तो तुम लोग केमिस्ट्री में भी नहीं देखते हो। नाम सुना है वो क्वाइनोन का केमिस्ट्री में, या सर टर्म ये तो सर सॉलिड स्टेट में सर देखा था मैं। सॉलिड स्टेट में देखो ना, हाँ, फिर बढ़िया है। चलो, हाँ हैव द प्रॉपर्टी, इसके बाद क्वाइनिन का लिखने के बाद लिखना क्विनोन के बाद, सीड्स ऑफ आइडोसल्फेट एंड आइडोसल्फेट ऑफ क्विनोन हैव द प्रॉपर्टी of strongly absorbing the light with vibrations, perpendicular to vibration vibrations perpendicular to a specific direction। सर एब्जॉर्बिंग लाइट के बाद absorbing light की क्या बात है, absorbing the light with vibration perpendicular to a specific direction ब्रैकेट में उसको लिख लेना, called transmission axis, उसी में हम called transmission axis। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो भी, जैसे जितने भी लाइट रे आ रहे होंगे उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, और वो जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन के सारे जो लाइट होंगे वो क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और जिस एंगल में, मान लो ये वाला सारा लाइट जो गिवन क्रिस्टल वो क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर वाले सारे को क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, तो इसके पैरेलल जो भी होगा उसको पास करेगा, सॉरी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी वाले को पास करेगा, और ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, विद वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द स्पेसिफिक, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया क्या, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर वाले को एब्जॉर्ब करेगा इस एक्सिस, ये अगर ट्रांसमिशन एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जितने भी लाइट वाइब्रेशन होंगे उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और पैरेलल वाले को पास करेगा। वो डायग्राम बनाएंगे, नेक्स्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देना, कॉल ट्रांसमिशन एक्सिस करके ब्रैकेट बंद कर दो, एंड ट्रांसमिटिंग द लाइट with vibration with vibrations parallel to it, and transmitting the light with vibration parallel to it, मतलब ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल जितने भी कंपोनेंट होंगे वो पास होंगे, और परपेंडिकुलर जितना भी कंपोनेंट होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो पास नहीं होगा। मतलब हमारे पास जब इस मटेरियल से या इस क्रिस्टल से बाद में जो लाइट मिलेगा ना, उसके सारे जो एक कंपोनेंट है ना परपेंडिकुलर वाले, वो ट्रैप हो गए, निकल के बाहर कौन आया, पैरेलल आया। तो एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है पैरेलल का, और वो डायरेक्शन अगर सिंगल डायरेक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। फुल स्टॉप लिखना। दिस सेलेक्टिव absorption of light
of light is known as dichroism. Is known as dichroism. This selective absorption of light is known as dichroism. मतलब जो हेडिंग था यहाँ उसको डाइक्रोइज्म, मतलब ये एब्जॉर्प्शन ही है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में भी जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, सारे का सारा एब्जॉर्ब नहीं हो जा रहा है, इसलिए इसका जो नाम है वो क्या है, डाइक्रोइज्म है। फुल स्टॉप, फिर लिखना ऑल पोलराइड्स, एक डिवाइस बनाते हैं इससे जिसको क्या बोलते हैं, पोलराइड्स बोलते हैं। ऑल पोलराइड्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। ऑल पोलराइड्स ठीक है, works on this principle। जैसे जिनके पास भी रेसिस्टेंस होता है उसको रेसिस्टर बोलते हैं, जिसके पास कैपेसिटेंस होता है उसको कैपेसिटर। जो भी मटेरियल डाइक्रोइज्म शो करता है उसको यूज कर रहे हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जिसमें हम लाइट अनपोलराइज लाइट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, पोलराइज लाइट में, तो उसको क्या बोलते हैं, पोलराइड्स बोलते हैं। और पोलराइड्स का जो वर्किंग होगा वो किसके बेसिस पे, डाइक्रोइज्म के बेसिस पे। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे हो क्या। मान लो अगर तुम्हारे पास एक पोलराइड है, जब एक लाइट अनपोलराइज लाइट जब एक इससे पास होता है, पोलराइड से पास होगा तो क्या होगा, ये एक सर्कुलर पोलराइड है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसमिशन एंगल। ये जो लाइन शो कर रहा है ये है ट्रांसमिशन एक्सिस। ये लाइन क्या शो कर रहा है तुम्हारा, ट्रांसमिशन एक्सिस है। मतलब ट्रांसमिशन एक्सिस अभी के लिए क्या है तुम्हारा, इसको बोल सकते हैं एक तरीके से कि वर्टिकल है। जो भी ट्रांसमिशन एक्सिस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है वो कैसा एक्सिस है, वर्टिकल है। अब इधर से तुम लाइट पास करवा रहे हो, इधर से तुम लाइट पास कराओगे तो उसके पास क्या होगा, वो जो भी इसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट है उसको खा जाएगा। पास कौन होने देगा, पास होने देगा पैरेलल वाले को। पैरेलल वाले को पास होने दे रहा, तो जब बाहर लाइट निकलता है तो उसकी इंटेंसिटी घट जाती है। लाइट जब बाहर निकलेगा तो उसके पास क्या क्या फिनोमेना होगा, एक तो प्लेन पोलराइज हो गया, साथ ही साथ जो इंटेंसिटी, अगर तुम आई नॉट इंटेंसिटी भेज रहे हो तो इसकी इंटेंसिटी जो होगी इट विल बी लेस देन आई नॉट होगा। ठीक है, और यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो इस आई के बेसिस पे ही आते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, इंटेंसिटी के बेसिस पे आएगा। मतलब पूछता है कि अगर एक बार मान लो लाइट को पास करवा रहे हैं किसी पोलराइड से तो उसकी इंटेंसिटी कितने से घट गई, या फिर दूसरे पोलराइड से पास करवा रहे हो तो इंटेंसिटी कितने से घट गई। तो हम पहले पता करेंगे कि इंटेंसिटी कितने से घट रही है जब एक सिंगल पोलराइड से पास करवा रहे हैं। तो लिखना नेक्स्ट सेटिंग, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity of light passing through, intensity of light passing through, intensity of light passing through a polaroid, intensity of light passing through a polaroid। जब भी कोई लाइट पास कहाँ से कर रहा है, पोलराइड से पास कर रहा है। तो अब समझना क्या होगा, जब तुम एक अनपोलराइज लाइट लोगे, जब भी तुम क्या ले रहे हो, अनपोलराइज लाइट ले रहे हो, तो ई का जो एंगल है, ई वेक्टर का एंगल विथ ट्रांसमिशन एंगल, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 0 से 2 पाई कुछ भी। जब एक अनपोलराइज ले रहे हो, अनपोलराइज लाइट ले रहे हो और उसको एक कहां से पास करवा रहे हो, उसको पास करवा रहे हो पोलराइड से, तो ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ और ई वेक्टर के साथ जो भी तुम्हारा पॉसिबिलिटी है वो कितना हो सकता है, वो 0 से 2 पाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइट अनपोलराइज है, सारे डायरेक्शन पॉसिबल है। लिखवाए थे ना कि सारे डायरेक्शन क्या है, इक्वली पॉसिबल है। तो जब पहली बार पास कर रहा होगा तो हमारे पास जो एंगल होगा, एंगल ऑफ ई वेक्टर विथ ट्रांसमिशन एक्सिस, पॉसिबिलिटी क्या है, 0 to 2 पाई कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अब हमें क्या करना है कि हम 0 से 2 पाई जब ऐसे वेरिएशन हो रहा है तो हम इंटेंसिटी का एवरेज निकाल लेंगे। जब पहली बार पास हो रहा होगा तो हम क्या करते हैं, एवरेज इंटेंसिटी अगर सारे लाइट का निकाल ले, क्योंकि एक एक का पढ़ोगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। एक एक लाइट का वेव, एक एक वेव को पकड़ कर अगर पढ़ेंगे
फिर उससे क्या होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ जीरो बना रहे होंगे, कुछ 2 पाई बना रहे होंगे, कुछ उसके बीच में क्या, जितने भी एंगल है सबका पॉसिबिलिटी है। तो फाइनली हम क्या निकालते हैं कि अगर एक पोलराइजर से लाइट पास कर रहा है, एक पोलराइड से लाइट पास कर रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी कितने से जाएगी, वो हम कहाँ से पता कर लेंगे, वो पता कर लेंगे हम एवरेज निकाल कर। तो मान लो अगर समझते हैं कि ये था तुम्हारा ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस है तुम्हारा। इस ट्रांसमिशन एक्सिस से हमने एक ई वेक्टर लिया, और ई वेक्टर को शो करने के लिए क्या यूज करेंगे, एम्पलीट्यूड यूज करेंगे। सो ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से, ये जो ई वेक्टर है ये कितने एंगल पे है, ट्रांसमिशन एक्सिस से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो इसके कितने कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट। और वो जो 2 कंपोनेंट है, उस 2 कंपोनेंट में एक पैरेलल होगा इसके और एक परपेंडिकुलर होगा। तो अगर यहां से देखोगे, मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए है, क्योंकि सबका एम्पलीट्यूड होगा ना, जितने भी वेव है उसका एक एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर एम्पलीट्यूड को डिवाइड करोगे तो एम्पलीट्यूड पैरेलल जो होगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा, और एम्पलीट्यूड परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना होगा, ए साइन थीटा। ठीक है, तो ए साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया। बचा कौन सा, cos थीटा वाला। ठीक है, तो a cos थीटा, और तुम्हें पता है कि इंटेंसिटी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पैरेलल। यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, a पैरेलल का स्क्वायर। ये 2 ऐसे खड़ी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल। मतलब जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, a पैरेलल पे डिपेंड करेगा, और उसके स्क्वायर सर ए मतलब क्या, एरिया? a एम्पलीट्यूड, एरिया क्यों अच्छा लेंगे, एम्पलीट्यूड, हाँ। a एम्पलीट्यूड है। क्योंकि इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी का तुम कॉस कंपोनेंट या साइन कंपोनेंट नहीं ले सकते हो। इंटेंसिटी क्या है तुम्हारा, इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है। जो ए है ना, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आता है। जब तुमने एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो कैसे आता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 जो cos कि थीटा किसका सर। रिजल्टेंट फॉलो कर रहा हाँ। है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट फॉलो कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का कॉस और साइन आ सकता है, लेकिन इंटेंसिटी का हम कॉस साइन ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए हम एम्पलीट्यूड से जाकर के सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगा इट विल बी, ये जो भी कंपोनेंट होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और अगर तुम लिखना चाहते हो यहाँ पे, सो इट विल बी इक्वल टू के ए पैरेलल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि अगर एवरेज इंटेंसिटी देखो, ये तो एक लाइट का हम बात कर रहे हैं, एक लाइट का हमने ऑब्जर्वेशन करा, हमें उसका इंटेंसिटी कितना दिखा, इतना दिखा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज इंटेंसिटी, कि जो लाइट बाहर निकल रहा है उन सब का जब सम करें, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल को लेकर के ऐड करेंगे। तो अगर बहुत सारे पार्टिकल का लेके ऐड करोगे, तो एवरेज अगर निकालोगे, आई एवरेज, इट विल बी सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ऑल लाइट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर, यानी 2 पाई। क्योंकि जो भी रेंज आएगा वो रेंज कितने से कितने के बीच में है, 0 से 2 पाई। तो इंटेंसिटी निकाल लो, डिवाइड कर दो 2 पाई से, तो इंटेंसिटी किसका दे देगा, एवरेज इंटेंसिटी देगा। और तुमने यहाँ एक का इंटेंसिटी निकाला है, और चूंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस समीशन है तो इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस चीजों हाँ को सम कर रहे हो तो इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे। सो इट विल बी के, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर सर, लिमिट 0 से 2 पाई दे देंगे ना। हाँ, डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कितना, 2 पाई तक। ठीक है, अब एवरेज इंटेंसिटी जो आएगा, मतलब जो लाइट बाहर निकला उसकी जो इंटेंसिटी होगी, के तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ए स्क्वायर हाँ भी सर। कांस्टेंट है, ये कहा आएगा, बाहर आएगा। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, लेकिन किसका, कॉस स्क्वायर थीटा डी cos थीटा स्क्वायर थीटा। डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म है इसका मैंने बार बार बोला है क्लास में, इसका एवरेज कितना होता है, आधा, स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा, एक टाइम पीरियड हाफ। में अगर एवरेज लोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो आई एवरेज जो होगा इट विल बी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। और ये जो के ए स्क्वायर है ये है इनिशियल इंटेंसिटी। ये क्या है तुम्हारा, इनिशियल इंटेंसिटी। मतलब जो अनपोलराइज्ड लाइट था उसके पास कितनी इंटेंसिटी थी, उसके पास जो इंटेंसिटी थी वो थी हाफ, सॉरी उसकी इंटेंसिटी थी के इंटू ए स्क्वायर।
क्योंकि ए जो था ये किसका एम्पलीट्यूड था, अनपोलराइज लाइट का। सो अनपोलराइज का इंटेंसिटी कैसे निकलेगा, अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी मिलेगा आई इंटू के ए स्क्वायर से, और इसको मैं आई एम लिख सकता हूँ। मतलब अगर एक बार लाइट पास कर रहा है किसी पोलराइजर से, तो जो एवरेज इंटेंसिटी तुमको मिलेगी पोलराइज लाइट की, उसको क्या लिख सकते हो, आई एवरेज, इट विल बी आई एम डिवाइडेड बाई 2, जहाँ आई एम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट। आई क्या है तुम्हारा, आई एम है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, आई एवरेज है इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग अ पोलराइट। समझ में आ रहा है। तो जब पहली बार लाइट चल रहा है उसके सामने कौन आ गया, उसके हेलो सामने सर, आ वो गया नीचे में पोलराइज वो लाइट। 2 पाई था, वो क्या हुआ? कौन सा टू पाई, सर वो नीचे में 2 पाई भी तो है ना? पूरे का कंपोनेंट हाफ के बराबर होता है। अच्छा। ये जो पूरा टर्म है ना, पूरा टर्म यही किसके बराबर होगा, हाफ के बराबर होगा। हाफ? भूल गए हो क्या मैथमेटिक्स, नहीं नहीं सर। तुम लोग रट लिए हो। नहीं नहीं, ये डेफिनेशन क्या होता है ना, ऐसा कुछ है, 0 से t cos स्क्वायर थीटा, बातें नहीं करो, डिवाइडेड बाई t, इस पूरे का मतलब होता है हाफ। हाँ सर। समझ में आ रहा है, इसका पूरे का मतलब हाफ होता है। तो वो 2 पाई जो नीचे था ना, वो हाफ ने उसको लपेट लिया। हाँ, तुम लोग को बोल देते ये होता है, उनको तो बोलते हैं प्रूफ करके देखो। तुम लोग को बोल देते हैं मान लो आंख बंद करके ये चीज होता है, या कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर थीटा, उसका एवरेज एक टाइम पीरियड में कितने के बराबर होगा, हाफ के बराबर होगा। लेकिन इन लोगों को बोलते हैं भाई डिराइव करके खुद देख लो, क्योंकि मैथ में यही सब तो पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अगर ये सब नहीं कर पाओगे तो फिर मैथ वाले सर गाली देंगे। नहीं पढ़ाना, हम मेरा काम वही होता है, मैथ से रिलेटेड रट लो। हो गया, अरे जल्दी करो। हाँ सर। बस इतना ही था पोलराइजेशन। नहीं, एक छोटा सा और चीज बचा हुआ। ये तो एक बार पास हो रहा है तो ऐसा फिनोमेना हो रहा है, जब दूसरी बार पास होगा तो क्या होगा, मतलब चल रहा था सामने एक पोलराइडर पड़ा, धक दे इंटेंसिटी कितनी हो गई, आधी हो गई। अब उसके सामने एक और पोलराइडर लगा दिए तो, एक और पोलराइड लगा दिए तो क्या होगा, फिर उसके सामने एक और पोलराइड लगा दिए तो क्या होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना, अब यहाँ से सीधे नहीं पूछ सकता है ना कि भैया एक पोलराइड लगा दिए तो बताओ इंटेंसिटी कितना हो गया। तो ये नींद में भी कोई पूछ देगा तो कोई तुक्का मार देगा, आधा हो रहा होगा। लेकिन फिर जेई वाले क्या करते हैं, धोखा करते हैं। बहुत सवाल पूछा गया है, बता दे रहे हैं कब कब सवाल पूछा है जेई मेंस वाले ने। जेई मेन ऑनलाइन में पूछा 19 में, जेई मेन 18 में पूछा, जेई मेन नीट 17 में पूछा, फिर जेई मेन 18 में पूछा, जेई मेन 18 में तो सवाल पे ही सवाल पूछ दिया सर पोलराइजेशन से। 2020 में तो सर 4 क्वेश्चन सारों मतलब सारे शिफ्ट में सर देखो, शायद 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है हाँ पोलराइजेशन। बहुत सारे आजकल सवाल आ रहा है। और नीट में, नीट 17 में भी आया था एक सवाल, बढ़िया सवाल था। तो करवा उरवा के सब खत्म कर देंगे आज। हो गया, छाप लिए। और इस ये जो साइंटिस्ट है, इसके मालूस। आगे एक थोड़ा और काम करे। हाँ, इसके आगे वाला जो प्रोसेस है, वहां से जो फॉर्मूला था उस पर उनको क्रेडिट मिला, और उस लॉ को मालूस लॉ बोलते हैं। तो वो पहले समझेंगे क्या हो रहा है। लिखना नेक्स्ट हेडिंग, ये हो गया ना, अभी जल्दी लिखो। आईएम के बारे में लिख ले कि आईएम क्या है। आईएम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। हो गया, चलो अब समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इस केस में देखते हैं, हेडिंग लिखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू मोर देन, व्हेन पासेस थ्रू टू और मोर, ऐसे लिखना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू टू और मोर polaroid, intensity of light when it passes through two or more polaroid, two polaroid।
ऐसा कुछ है, समझ में इसमें, ये पोलराइड 1, ये पोलराइड 2, यहाँ से एक लाइट आया जो कि अनपोलराइज्ड है। यूएनपी का मतलब क्या है, अनपोलराइज, वो पूरा नहीं लिख रहा है, अनपोलराइज लाइट है, इसके पास कुछ इंटेंसिटी है, दैट इज IM। तो अब सबको पता है कि एक बार अगर यहाँ से पास करेगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी जो इंटेंसिटी होगी दैट इज बी I, और I इसकी जो वैल्यू होगी IM/2 के बराबर होगा, और साथ ही साथ ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गया। ठीक है, अब इस जब ये जा रहा था ना तो सामने एक और पोलराइजर रखा हुआ था, एक और पोलराइड रखा हुआ था। अब ये कितना पास करेगा वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उसके बीच में एंगल। तो ये तो वर्टिकल है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा, और ये थीटा यहाँ पे है क्या, एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ दीज टू पोलराइड्स। तो जब यहाँ से पास करके आएगा ना, पास करके जो फाइनली आ रहा होगा, लेट इट बी I डैश, इट विल बी I cos, I डैश जो होगा इट विल बी I cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, जहां थीटा क्या है तुम्हारा, हाँ, तो जब भी वो भी लाइट दूसरे पोलराइड से पास होता है तो उसकी इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, जहां I क्या है, I है इस पोलराइड से जस्ट पीछे का इंटेंसिटी, यहाँ पे I था, और वो जो I है वो इनिशियल के रेस्पेक्ट में कितना होगा, आधा होगा, क्योंकि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या थी कि जब ये लाइट आ रहा था इसके पास सब सारे के सारे एंगल थे, 0 से लेकर के 2π तक सारे एंगल थे, लेकिन जैसे ही यहाँ से पास हो गया सारे वेक्टर कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ऐसे मतलब इसके पैरेलल हो गए। तो जब ये पैरेलल होकर के यहाँ धक जाएगा ना तो धकते यहाँ पे रुक जाएगा, जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया। अब उसका वही कंपोनेंट पास होगा जो इसके पैरेलल होगा, तो अगेन a cos थीटा a sin थीटा में ब्रेक करेंगे तो यहाँ का जो थीटा है ना दैट इज कांस्टेंट। हर एक पोलराइडर, हर एक ट्रांसमिशन एंगल से जो ये लोगे, यहाँ पे थीटा वेरिएबल नहीं है, इस केस में थीटा कितना है, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वेक्टर पॉसिबल है, ये वेक्टर पॉसिबल है जो कि पास कर रहा है। जब ये वेक्टर है ना तो अब तुम्हारे पास ये जो लाइन है ये तुम्हारा एक्सिस, यहाँ से जो एंगल बन रहा है थीटा, अब इसके पास ऐसा सिचुएशन नहीं है कि 0 से 2π कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, क्योंकि ये लाइन जब लाइट बाहर आ गया तो क्या हो गया, प्लेन पोलराइज हो गया, और प्लेन पोलराइज लाइट के लिए एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, यानी किसी भी वेव को पकड़ोगे तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा ट्रांसमिशन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा। तो जो कंपोनेंट आएगा इधर a cos थीटा और इधर a sin थीटा। अगेन sin थीटा वाला तो पास करेगा नहीं, पास कौन करेगा, cos थीटा। तो या सबको पकड़ के देखो या एक को पकड़ के देखो, वो टोटल इंटेंसिटी देगा, क्योंकि एवरेज करोगे ना तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बाई n कट जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनल इंटेंसिटी आएगा बाहर, इट विल बी I cos स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा क्या है तुम्हारा, एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस। तो ये एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन लिख लो, एक्सिस ऑफ टू पोलराइड्स। ठीक है, और इस, हाँ, डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। मतलब यहाँ से जो लाइट निकलेगा इट विल बी अगेन व्हाट, ये पीपीएल ही रहेगा, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट ही होगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी I की जगह कितनी हो जाएगी, I डैश, और मिलेगा कैसे, ठीक है, IM के रेस्पेक्ट में अगर पुट करना चाहते तो पहले से IM/2 पुट कर सकते हो, यहाँ पे IM/2 भी पुट कर सकते हो। हाँ, और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, यही जो लॉ है इट इज नोन एज मार्लोस लॉ। और ये दूसरे वाले पोलराइड का हमेशा एक नाम देकर के रखते हैं, एनालाइजर। इसको क्या बोलते हैं, एनालाइजर बोलते हैं। एनालाइजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी कभी हमें पता करना होता है कि जो लाइट हमारे पास है वो पोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड है, पार्शियली पोलराइज्ड है, ये क्या है। तो हम दो ऐसे लेंगे पोलराइड्स,
और एक को फिक्स कर देंगे, दूसरे को रोटेट कर करके एनालाइज करते हैं। जो 12th में है, मतलब ये क्या नाम है, प्रतीक, तुम एनसीईआरटी रीड कर लेना एक बार, क्योंकि कभी कभी वो एनालाइजर से क्वेश्चन पूछता है, तो एनसीईआरटी रीड करना, उसमें Okay, sir. थ्योरी है, समझ में आ जाएगी कि एनालाइजर का काम क्या होता है। एनालाइजर का काम होता है पता करना, मान लो कोई तुमको लाइट दे दिया, ठीक है, लाइट दे दिया और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ ये लाइट पोलराइज्ड है या फिर अनपोलराइज्ड है। ऐसे सवाल, मतलब लाइट है, नॉर्मल दिया गया कि पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है, वो पता कैसे करते हैं, इन दोनों पोलराइड के हेल्प से, जिसमें सेकंड पोलराइड को क्या बोलते हैं, एनालाइजर बोलते हैं, क्योंकि इसी के हेल्प से हम एनालाइज करते हैं कि वेदर द गिवन लाइट इज अनपोलराइज्ड या फिर किस तरीके से। तो तुम क्या करोगे, उसको एक बार रीड कर लेना, थ्योरी हाँ समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा है। इस लॉ को क्या बोलते हैं, मालूज लॉ। अगर इसके सामने और भी रख दिया, एक पोलराइड और रख दिया, तो फिर इसका फिर आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें भी कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ वर्ड डायरेक्टली यूज कर देता है, जैसे क्रॉस पोलराइड बोल दिया, या फिर जैसे यहाँ पे लिख लो नोट में, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब थीटा कितना हो जाए, 90 हो जाए, हाँ, जब ये कंडीशन होगा तो ऐसे इसको बोलते हैं क्रॉस पोलराइड, क्योंकि अब ये वर्टिकल है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, तो ये कोई भी लाइट इधर पास होने ही नहीं देगा, मतलब यहाँ की इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू क्रॉस पोलराइड, तो क्रॉस पोलराइड मतलब एंगल कितना, 90। तो कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या कर लेंगे, सीधे 0 लिख देंगे। मतलब जब भी क्रॉस पोलराइड से क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, 0 इंटेंसिटी। क्रॉस पोलराइड, थीटा 0, सॉरी थीटा 90, 0 दिख रहा होगा। इसमें दूसरा होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी को, पहले वाले से जो इंटेंसिटी है वो भी दूसरे वाले से भी होगा, अगर तीसरे आगे भी और लगा रहे हो तो सबका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो यहां से इसको बोलते हैं पैरेलल पोलराइड्स। अगर पैरेलल पोलराइड यूज करोगे इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस पोलराइड यूज करोगे, यहाँ से लाइट भर भर के भेजो, लेकिन यहाँ कौन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हो गया, बता दीजिए। एक चीज थोड़ा सा समझा देते हैं, मान लो ये तुम्हारा एक एक्स है, लिखना नहीं है बस समझना है, ये ट्रांसमिशन एंगल है, मतलब ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये एक ऐसा लाइट जा रहा है जो एंगल कितने का बना रहा है, यहाँ से थीटा से। तो इसको रिप्रेजेंट कर, ये दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो कोई डायरेक्टली इसको थीटा बोल सकता है, या फिर इसी चीज को उल्टा अगर तुम मेजर करते हैं तो थीटा कितना हो जाता, मतलब यहाँ से, माइनस थीटा। यहाँ से मेजर करोगे एक्सिस, हमेशा किसके, इसके रेस्पेक्ट में करोगे, तो 180 माइनस थीटा, माइनस इसको थीटा। क्या कर सकते हो 180 माइनस थीटा, मतलब अगर थीटा तुमको दिया हुआ मान लो 45 डिग्री, तो 45 भी दे सकते हो और साथ ही साथ 135 भी, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है ना, देखो इधर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो जो इंटेंसिटी आएगा एंगल 45 बताए या 135 बताए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे ही मान लो अगर 38 डिग्री दे दिया, तो उस 38 को मॉडिफाई करके किस फॉर्म में दे सकता है, या तो 38 देगा या फिर 180 माइनस 38 देगा, इस तरीके का दे सकता है ना। तो उसके लिए भी रेडी रहना, मे बी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, अभी देखेंगे, करवा भी सकते हैं वैसा क्वेश्चन, टाइम बचा है ना, हाँ चलो तो स्टार्ट करना फर्स्ट क्वेश्चन। पोलराइजेशन में इतना ही थ्योरी था और कुछ है नहीं, लिखना। कौन अलग है, काहे परेशान रहते हो इतना, हैं, देखो, a system of a system of three polarized a system of three polarizers a system of three polarizers
पोलराइजर्स बोलो या पोलराइड बोलो, सेम चीज है। अ सिस्टम ऑफ 3 पोलराइजर्स P1, P2 and P3, P1, P2 and P3 is set up. P1, P2 and P3 is set up such that P1 and P3 are crossed with respect to each other, such that P1 and P3 are crossed. P1 and P3 are crossed with respect to each other, are crossed with respect to each other. देखो आ गया इसी सवाल में। and P2 is making an angle 60 degree with P3 full stop, when intensity of I naught is incident on P1, when intensity of I naught is incident on P naught, and intensity of I P naught नहीं बोल क्या हो रहा, हाँ intensity of I naught is incident on P1, हाँ P1, and intensity of I emerges from P3, and intensity of I is emerges from P3, then find I naught by IO, sorry I naught by I naught को ही IO बोलते हैं, I naught by I, then find I naught by I, मतलब तुमको क्या पता करना, ये पता करना। ट्राई करो, 1 मिनट के सवाल है, बोलना मत, लिख देते हो फीडबैक फॉर्म में कि सर टाइम नहीं देते हैं सॉल्व करने का। 1 मिनट का सवाल है, उसमें 10 मिनट थोड़े दे देंगे। सर 1/4 ना, देखो इस सब टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम बना करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा आसान रहेगा। और ऐसा नहीं कि ऐसे बहुत सारा लाइन खींचना है कि सर इसमें 25 लाइन दिखाना जरूरी क्या है, नहीं दिखाना जरूरी, एक लाइन दिखा दो। कितना 32/3, 10 से कम आएगा कि 10 से ज्यादा आएगा? 10 से कम 30, तो रेशियो लोगे तो कितना होगा 32/3 ना, आंसर 32/3। हाँ ठीक, प्रतीक नहीं हो रहा है तुमसे? सर किया, लगता है सर कुछ मिस्टेक हो गया। चलो देखते हैं। अरे काय मजा ले रहे हो उसका, करेगा कर। देखो एक एक्सिस अगर मान लो मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, मतलब ऐसा वर्टिकल ले रहा हूँ, तो थर्ड जो होगा उसका तो पता है ना कि क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा हुआ कैसा है, अगर ये P1 है तो ये क्या होगा तुम्हारा P3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो बीच में यहाँ पे एक पोलराइजर लगा हुआ है दैट इज P2, वो इसके साथ कितने का एंगल बना रहा है, 60 का एंगल बना रहा है, ऐसा कुछ। तो 60 का जो एंगल होगा, ये एंगल तुम्हारा कितना दिया हुआ है 60, तो ये पोलराइज जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना होगा 30। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे कितने का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, ऐसा एक्सिस है। तो अगर ऐसा एक लाइन खींच रहे हो तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से कितना बनेगा
30 बनेगा। तो एक के साथ एंगल 60 और दूसरे के साथ एंगल कितना 30, इसलिए बोलना है कि एक पोलराइजेशन से गोला बना लो, उसमें एक वर्टिकल लाइन, थर्ड वाले को इन्फॉर्मेशन दिया कि क्रॉस्ड है, और एक लाइन ऐसे खींच देंगे जो इसके साथ अगर 60 बना तो इसके साथ कितना बनाएगा 30। अब क्या करना है, अब यहाँ से लाइट गया कितना I0, तो जब बाहर निकलेगा तो कितना बाहर निकलेगा, यहाँ से जब बाहर निकलेगा ना तो यहाँ से कुछ नहीं सोचना है, सीधे I0/2 लिख देना, क्योंकि जब फर्स्ट पोलराइज से पास होगा तो I0 विल जस्ट कन्वर्ट इनटू I0/2, लेकिन जब बाहर निकलेगा अब ये I0/2 cos स्क्वायर 30 होगा, क्योंकि एंगल जो लेंगे किसके किसके है, P1 और P2 के बीच में, ट्रांसमिशन एंगल के बीच में क्या एंगल बनना है वो लेंगे, ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में जो एंगल बनना है वो 30, तो ये आएगा। अगेन जब यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, इसको मान लो कि ये तुम्हारा है कितना I डैश है, तो जब I डबल डैश कैलकुलेट करोगे ना तो इट विल बी I डैश cos स्क्वायर 60 डिग्री, समझ में आ रहा है। सो फाइनली जो I निकला I विल बी I डैश cos स्क्वायर 60, और I डैश तुमने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, तो वैल्यू पुट करोगे तो I विल बी I0 cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 60, सारी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि cos 60 का वैल्यू पता होगा, cos 30 का वैल्यू पता होगा, तुमको कैलकुलेट क्या करना है, तुमको कैलकुलेट करना है I0 बाई कौन सा, हाँ I0/2 यहाँ कर, तो I0 इसको इधर लेके जाओ, बाकी सारे चीज को उधर लेकर के जाओ। तो ऊपर चला जाएगा 2, नीचे डिवाइड किससे हो जाएगा, cos स्क्वायर 30 कितना होगा, cos 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर इनटू हाफ का स्क्वायर, सो ऊपर चला जाएगा कितना 2 × 60, नीचे क्या आएगा 3, तो 32/3 अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट, ऑप्शन क्या दिया 10.67, 10.67, समझ में आया। अब इतना टाइम लियो ना तो फिर थोड़ा लेट से छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमको कम से कम कितने सवाल करवाने हैं, एक और चल छोड़ ही देंगे, एक और करवा देते हैं। ये था जेई मेंस कितना 2019 का, एक और करो जेई मेन का ही है ये भी। फिर उसके बाद नीट वाला करवाएंगे, देखेंगे कितना बढ़िया सवाल पूछा है नीट वाले ने। लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सबको समझ में आ रहा है ना, वो कोई चुपके नजर वाला है कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं है, हाँ तो वो इशारा कर देगा ना नजरों से, हम सबका आजकल देखते रहते हैं कौन इशारा करता है। लिखो अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, a plane polarized light is incident, a plane polarized light is incident on a polarizer, on a polarizer, a plane polarized light is incident on a polarizer with its path axis, with its path axis, with its path axis, making angle theta, making angle theta, making angle theta with x-axis, with x-axis as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, full stop, at 4 different value of theta, at 4 different value of theta, at 4 different value of theta, 8 degree, comma 38 degree, 4 different value of theta, ब्रैकेट में लिख लेना थीटा के सामने 8 डिग्री, 38 डिग्री, 188 degree and 218 degree. The observed intensities are same. The observed intensities are same. Observed intensity जो है वो क्या है, सेम है. Observed intensities are same
फुल स्टॉप। what is the angle between what is the angle between what is the angle between direction of polarization what is the angle between direction of polarization and x-axis and x-axis? पास एक्सिस जो है ना, यहाँ पे पास एक्सिस, परेशान मत हो जाना, पास एक्सिस क्या है तुम्हारा, ट्रांसमिशन एक्सिस दिया है, क्योंकि जे मेंस, हाँ जे मेंस वालों ने थोड़ा इंक बचाने के लिए ट्रांसमिशन को पास लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक ऐसा क्या दिया हुआ है तुमको, पोलराइड दिया हुआ है, और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है तुम्हारा एक्स एक्सिस है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा थीटा, और इस थीटा की 4 वैल्यू दी है, मतलब ये सारे जो एक्सिस है ये क्या है तुम्हारा पास एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है, और थीटा की 4 ऐसी वैल्यू दी हुई है, दैट इज 8, 38 जो ऊपर लिखा हुआ है 38, 188 और 21, इन सब के लिए जो वैल्यू आ रहा है इंटेंसिटी का, मतलब यहाँ से लाइट पास जब कर रहा है बाहर, तो उस वहां से जो इंटेंसिटी आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, यहाँ से जो लाइट हम इंसिडेंट करवा रहे हैं आई नॉट के साथ, वो पीपीएल है, वो अनपोलराइज नहीं है, कैसा है, पीपीएल है। पीपीएल कहने का मतलब इंटेंसिटी जो होगा उसका, मतलब जो वेक्टर होगा, डायरेक्शन जो होगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वही चीज तुमको निकालना है। समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आया? डायरेक्शन देखो, मान लो ये पीपीएल है तुम्हारा, पीपीएल जब जाएगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सबका जो डायरेक्शन, मतलब मान लो इसको हमने पहले एक यहाँ से पास करवा दिया, एक हमने लिया था ऐसा कुछ इस तरीके का एक लिया था, जब यहाँ से अनपोलराइज लाइट को पास करवाया तो क्या कर देगा, पोलराइज लाइट बना देगा। लेकिन अब सारे जो इसके एंगल ये वेक्टर्स होंगे ना, वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहे होंगे, लेट इट बी थीटा डैश, ये थीटा डैश तुमको निकालना है। समझ में आ गया कि ये थीटा डैश इस पे जब इंसिडेंट हो रहा है, ये थीटा डैश जब इस पे इंसिडेंट हो रहा है कौन कौन से एंगल के लिए, 8, 38 और 118 सॉरी 188 और 218 के लिए, तो फिर क्या आ रहा है, सेम इंटेंसिटी यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, इस थीटा डैश की वैल्यू बताना। अब समझ में आ गया? मतलब इस सवाल को एक इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, ये जो पहला वाला पोलराइजर था, इस पोलराइजर का एंगल निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? सर 203 डिग्री है क्या? 203 203 तो है आंसर में, लेकिन रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ। सर ऐसा होगा क्योंकि सर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डैश माइनस 8 करेंगे इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डैश माइनस 38 करके सारा इक्वल होगा, तो वो थीटा डैश तो 203 डिग्री मतलब वो 203 डिग्री पे ही आएगा। रुक जा मैं फिर मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कि आंसर क्या दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में अवेलेबल है तुम्हारा। अब मैं सॉल्व करके चेक करूंगा कि क्या दिया हुआ है। 20 का आंसर दिया हुआ है, 20 का 1। हाँ ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है क्या यार इसमें? हाँ एक एक्सरसाइज है 1, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन है सर जेई मेन का? जे मेन का बहुत क्वेश्चन तो बहुत सारा है। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 2018 में पूछा गया। सर 2020 में तो सर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था, मैं देखा था इसमें। 2020 का अब इसमें है ही नहीं, मतलब मॉड्यूल अच्छा 2019 तक का ही है ना। हाँ सर। हाँ तो वो कर लेना तुम, अगर तुम्हारे पास डाउट होगा तो भेज दो। किसको? तुम कहाँ रहते हो? तो प्रतीक मेरे कहाँ से रहते? पूछ रहे हैं? हाँ केस्टोपुर। किस किसको बोल रहे हो? कहाँ ले जाएंगे? चलो देखो इसमें क्या करना है, हो गया, लिख लिया तुमने? देखो इसमें कर क्या रहे हैं कि जो भी एंगल समझो, इंटेंसिटी आई होगा तो जो बाहर निकलेगा, अगर मान लो यहाँ से आई नॉट जा रहा है तो जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगा वो कितना होगा, कॉस आई नॉट। जो इस पे इंसिडेंट हो रहा था कॉस स्क्वायर, मान लो ये एंगल बन रहा है कुछ, इसको मैं एक्स ले रहा हूँ जानबूझकर, ठीक है। अब ये जो एक्स एंगल है ना, ये किसके साथ बन रहा है, एक्स एंगल बन रहा है, ये थीटा डैश और इसका डिफरेंस है, थीटा डैश और इसका डिफरेंस है। क्योंकि अब देखो एंगल जो दिया ना एक्स के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, जो एंगल दिया हुआ किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, एक्स, मतलब कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ये अगर थीटा है एक के लिए, ये थीटा डैश है
दूसरे के लिए, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना वो इंटेंसिटी को मॉडिफाई करता है, उस पे इंटेंसिटी डिपेंड करता है। तो ये कितना होगा, थीटा डैश माइनस थीटा, यानी इस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डैश माइनस थीटा। आ रही है बात समझ में? तो अब कह रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू हम कितना रखते हैं, थीटा की वैल्यू 8 रखो, 38 रखो, 188 रखो, या फिर 218 रखो, सबके लिए जो वैल्यू आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, थीटा डैश माइनस 8, ठीक है, बराबर किसके होगा, थीटा डैश माइनस 38 बराबर हो किसके होगा, थीटा डैश माइनस 188। अच्छा सर, इसमें ऑप्शन तो दिया हुआ है ना सर? हाँ तो सर इनका, इसमें तो ऑप्शन ही पुट करके कर लेगा कोई बच्चा। हाँ एकदम, -218, ये सब वैल्यू बराबर होनी चाहिए, हाँ सर, तो सारे पाई वैल्यू के प्लस होंगे। पाई माइनस वैसा वाला कॉन्सेप्ट लगा के, नहीं तो ऑप्शन हाँ पुट करके कर लिए, कुछ भी कर सकते हैं। हम्म, अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना, अगर चेक करोगे तो इसको किसी भी दो का पेयर लेकर के सिंपलीफाई कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। वो जो बोल रहा है ऑप्शन से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस टाइप का अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो देखो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है कि ये था तुम्हारा एक्स एक्सिस, यहाँ से एंगल बन रहा था थीटा, और इधर ये दूसरा एंगल बन रहा था थीटा डैश। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें ये निकालना है, जो भी एक एक्सिस होगा उसके केस में अगर देखना चाहते हो, जैसे मतलब एक दो तरीके का, हाँ ये थीटा बना रहा है, और एक जो भी लाइट है ना, अगर सेम इंटेंसिटी बताना तो दोनों एक्सिस के बीच में देखो शिफ्टिंग किस तरीके का हो रहा है, शिफ्टिंग अगर चेक करोगे तो ये 8 था, दूसरा जो एक्सिस है मतलब इस एंगल को चेंज कहाँ पे कर, इसको चेंज करके ले गए 38 पे, फिर वहां उससे रिवर्स कर दिया। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो ये कितने का एंगल बना रहा होगा, इसकी जो वैल्यू होगी बताओ। सर 8 डिग्री मतलब, ये 8 हाँ, डिग्री और उसमें 8 ऐड डिग्री कर दो होगा। 180, कितना हो जाएगा, यानी ये जो पूरा एंगल बन रहा है वो कितना बन 188। रहा है, 188। ठीक है, मतलब ये एक ही एक्सिस है, ये एक्सिस ऐसा मैंने बोला था नहीं कि दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब 8 और 188 क्या है, सेम चीज है। 8 और 188, क्योंकि ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, तो उसको तुम 8 बताओ या फिर 188 बताओ, इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो चार एंगल बताया। या फिर अगर इसी एक्सिस को मैं शिफ्ट कर दूं, कितने से शिफ्ट कर दिया, 38 से कर दिया, ये कितना हो गया अब 38, तो 38 लिखो या फिर 218 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब जो पेयर है ना 8 और 118 ये, और या फिर 38 और 218 ये क्या है, सेम चीज है। अब इसके बीच में एंगल जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 का। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, मतलब जो शिफ्टिंग कर रहे हैं ना ट्रांसमिशन के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 30 का। 30 का मिड से अगर कोई लाइट पास करवा रहे हो, मतलब एक ऐसा लाइट लिया जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ से मिडिल से पास करेगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहाँ से पास करे, मिडिल से पास करेगा, उसके लिए इंटेंसिटी सेम होगा, भले तुम 8 पे रखो 38 पे रखो, 8 पे रखो या फिर 38 पे रखो। तो अगर तुमसे ऐसे कभी कभी पूछ सकता है कि एक एंगल थीटा है, और अगर इस थीटा को मान लो मैंने रोटेट कर दिया 50 डिग्री से, तो नेक्स्ट एंगल कितना बन जाएगा, थीटा प्लस 50। तो दो एंगल है, और अगर तुमसे पूछे कि बताओ कहाँ पे हम किस एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करवा दे जिसके लिए इंटेंसिटी थीटा के लिए और 50 के लिए क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है
उसके बीच से पास करवा दो। यानी इसके साथ अगर 25 का एंगल बना रहे, इसके साथ भी 25 का एंगल बना देगा तो क्या होगा तुम्हारे पास, जो लाइट पास करेगा वो कितना करेगा, उसका जो इंटेंसिटी जब बाहर निकलेगा वो सेम होगा। मतलब इधर पे जो एंगल है, अगर इसके साथ, इस एक्सिस के साथ अगर 30 डिग्री का एंगल बना दे और इसके साथ भी 30 डिग्री का एंगल बना दे, सॉरी 15 का, 30 तो टोटल है, तो ये 15 इधर और ये 15 इधर, ठीक है। तो 15 का अगर एंगल बना रहा है ना, तो इस केस में जो इंटेंसिटी होगा 8 से, अगर 8 है तो उसको क्या बोल सकते हैं, 188 भी बोल सकते हैं, या फिर 38 से, 38 हो या फिर 218 हो, सेम चीज है। तो अगर इसके बीच से एक ऐसा लाइट पास कर रहा है जिसका वेक्टर इन दोनों के बीच से पास कर रहा है, बीच मतलब एंगल कितना बन रहा है 15 और 15 इन दोनों के साथ, तो वो जब फाइनल इंटेंसिटी आएगा ना, इस केस में भी आई होगा और इस केस में भी आई होगा। आ रही बात समझ में? और जब दोनों केस में आई हो रहा है तो एंगल क्या क्या पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल तुमसे यहां से पूछ रहा था, समझ में आ रहा है? तो ये 8 है और ये 15 है, यानी इसका आंसर जो होगा ना, दो ऑप्शन पॉसिबल है, एक 8 प्लस 15, 8 प्लस 15 भी पॉसिबल है। नेक्स्ट यही रे इधर से भी पास हो रहा होगा, तो दूसरा जो पॉसिबल है इट इज 188 प्लस 15, दो ऑप्शन पॉसिबल है इसके लिए, ठीक है। तो अब ऑप्शन जो होगा, अगर जेईई मेन में पूछा तो कोई एक ही ऑप्शन देगा, तो इसका आंसर या तो 23 हो सकता है या फिर 203 होता है। तो जेईई मेंस ने कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 203। मतलब ये किस तरीके का सवाल है, एक ट्रांसमिशन एंगल I1 या θ1, एक ट्रांसमिशन एंगल θ2, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस से बना रहा है, और अगर तुमसे पूछ रहा है कि कहाँ से तो रे ऑफ लाइट पास करवाए कि इससे भी इंटेंसिटी वही रहे, इससे भी इंटेंसिटी वही रहे, तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा लेंगे जो इन दोनों के कहाँ से पास करे, मिड दिन से, तो जो इंटेंसिटी यहाँ से आएगी क्योंकि सेम एंगल बनेगा। अगर दोनों से ट्रांसमिशन एंगल सेम हो जाता तो फिर इंटेंसिटी क्या होगा, सेम बनेगा। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा होना चाहिए, और उस दोनों केस में इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको आधा कर देंगे, वहां से पास करवा देंगे। तो ये सारी चीजें या तो ऐसे कर लो लॉजिकली, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, उधर से सॉल्व करना। ये तो फॉर्मूला हो ना, ये देखो इसमें क्या करना, अब फिर ये करेंगे, कोलाइड करके देखेंगे कि किसके किसके साथ बन रहा है, क्योंकि इन चारों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 8 और 28 एक जैसा है, तो इन दोनों का पेयर, फिर 38 और ये दोनों सेम है, फिर इससे सोचेंगे, नहीं तो इसको अगर इसके साथ ले लोगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर वहां से गलत हो जाएगा। ये दोनों का अगर लोगे ना तो इसमें क्या आएगा, फिर जो वो मैच ही नहीं करेगा। तो अब वो वही सारी चीज दिमाग, अगर इसको सॉल्व करने के लिए ये सब दिमाग लगाना ही है तो फिर इधर से क्यों ना सॉल्व कर ले, इसलिए उसको डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पूछ चुका है तो ज्यादा चांसेस है कि इसको पूछने का मन होगा, तो कहाँ से पूछेगा, जेईई मेन में पूछ चुका है ना, तो तुमसे पूछने का चांसेस ज्यादा है कि मे भी कहाँ पूछ दे, नीट में पूछ दे। तो इसके लिए नोट में लिख लो, लिखना लिखना फॉर टू ट्रांसमिशन एंगल, for two transmission angle, if emerging light has same intensity, for two transmission angle, if emerging light has same intensity, then electric field vector must bisect the difference of angle between these transmission axes, must bisect the difference of angle between these transmission axes, transmission या pass दोनों लिख सकते हो,
समझ में आ रहा है क्या लिखे कि अगर ये थीटा है और दूसरा थीटा डैश है, ठीक है, तो अगर ये थीटा डैश फॉर्म कर रहा है, ये कितना फॉर्म कर रहा है, ये थीटा डैश फॉर्म कर रहा है, तो इसके बीच में इसका जो डिफरेंस होगा कितना होगा, थीटा डैश माइनस थीटा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा ये इन दोनों को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अगर ये वैल्यू मान लो m है, ये वैल्यू भी m है, तो इस केस में जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगा दोनों पोलराइड के लिए क्या होगा, सेम होगा। वही लिखा है क्या, जब तुमको अगली बार क्वेश्चन आए तो या तो ऑप्शन ही रट लो यहीं से या फिर उधर से सॉल्व कर लेना। हो गया, टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। सर इसके बाद में सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हाँ, ना, इसके बाद जो नेक्स्ट कल वाला क्लास होगा तुम्हारा ऑप्टिकल का होगा। तुम्हारा नहीं होगा, फिर तुम्हारा खत्म कर देते हैं। ऑप्टिकल तुमको बाद में ही पढ़ाएंगे। चलो, एक जो सवाल था ना पिछला वाला, अब देखो उस सवाल के साथ वो सब देखो, नहीं नहीं मारेंगे नहीं, वो बढ़िया सवाल है। बढ़िया कहने का मतलब है ना, जेई मेंस कभी कभी बौरा जाता है, बौराना समझते हो ना, जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है ना वो हो जाता है कभी कभी पागल। तो कुछ भी सेट कर देगा, हाँ कुछ भी सेट कर देगा, और बाहर जो सॉल्यूशन देते हैं ना उसको प्रूव भी कर देंगे कि हाँ जो क्वेश्चन है वो क्या है, सही है। समझना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन जो फॉर्म हुआ है वो बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन। एक तो वो तुमसे पूछा था बी मिनिमम, और बी मिनिमम को बोल रहा है साइज, ठीक है, बी मिनिमम को क्या बोल रहा है, साइज। अब सबसे पहला कंफ्यूजन हो रहा है कि साइज अगर बताएंगे तो क्या रेडियस बताएंगे या फिर डायमीटर बताएंगे। कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर साइज पूछ रहा है तो रेडियस बताओगे या डायमीटर बताओगे, क्या बताओगे। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि अगर तुमसे साइज पूछ रहा है तो विल टेल डायमीटर, ठीक है। जैसे अच्छा। अगर बोला, अगर कोई तुमसे पूछता कि एक गैप था वो कितना बड़ा, तुम बोलते हो ना इतना बड़ा गैप था, तो इतना बड़ा गैप कहने का मतलब तुम क्या समझाते हो, उसका रेडियस बता रहे हो या होल का डायमीटर, डायमीटर ही बताओगे ना। तो साइज मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर। ऐसे पूछ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे बाय डिफॉल्ट अगर बोला जाए साइज ऑफ अ होल तो तुम क्या बताओगे, डायमीटर बताओगे। तो पहला चीज इसने ये कंफर्म नहीं किया कि रेडियस है या डायमीटर है। मान लो हम साइज मान करके सॉल्व भी करते हैं, तो सबसे पहला चीज दिया हुआ था कि जो डायमीटर, जो रेडियस है वो कितना है, ए है। जो होल का डायमीटर है वो कितना, रेडियस जो है वो ए है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2a। अब इसमें देखो कितने तरीका अजम्पशन है। जिन लोगों ने इसका इंटरनेट पे सॉल्यूशन दिया है ना भाई, वो लोग भांग मार के आए थे, ठीक है ना। कुछ भी सॉल्यूशन दे रहे हैं, कुछ भी, पता नहीं क्या उसको मतलब प्रूफ करना है। भाई कोई टाइप करके बोल दो कि जेई में तुम भांग भांग खाए हो, ये सवाल सेट करने से पहले कोई नहीं बोल रहा, सब अपना सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन गलत है क्या है, उस गलत क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए हैं, सब पागल होगल होकर के। अब देखो इसमें होता क्या है कि सबसे पहला चीज जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे कि अगर किसी स्लिट का साइज ए है तो यहाँ से जो फर्स्ट मैक्सिमा आता है या फर्स्ट मिनिमा आता है वो कितने के बराबर होता है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला जो पढ़े हुए किसके लिए है, स्लिट के लिए है। मतलब होल जो हो कैसा हो, नैरो स्लिट लेगो, मतलब रेक्टेंगुलर होल के लिए ये फॉर्मूला, जिसमें होल का जो साइज है वो कितना है, ए है, उसके लिए ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या होता है ना कि जैसे ही, या फिर इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा लैम्डा बाई 2a, ऐसा लिख सकते हो। अब ये तुम्हारा फॉर्मूला है स्लिट के लिए। जैसे ही होल में जाते हैं, कि जो क्वेश्चन है वो किस पे है, पिन होल कैमरा पे है, तो इस केस में साइन थीटा जो होता है वो होता है 1.22 लैम्डा बाई डी, जहाँ डी होता है डायमीटर, जहाँ डी क्या है तुम्हारा, डायामीटर है। तो यहाँ पे होगा 1.22 लैम्डा बाई 2 ऑफ ए, क्योंकि ए दिया हुआ है। ये साइन थीटा, ये तुम्हारे पास एक पॉसिबिलिटी है। अब ये जो थीटा है ना, यही थीटा डिसाइड करेगा कि होल जो बन रहा है, शैडो जो बन रहा है, उसका साइज क्या होगा। क्योंकि ये जो थीटा है, इसी से तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि वेवलेंथ तो फिक्स हो गया ना। अब ये जो थीटा है, क्योंकि अगर तुम साइज निकालना चाहते हो सामने वाले जो होल बनेगा उसका, थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है। ये तुम्हारा, इसके सामने अगर तुमने स्क्रीन लगा करके रखा हुआ तो यहाँ कॉर्नर से लाइट बेंड होगा और इधर कॉर्नर से लाइट बेंड होगा, मतलब अभी जो होल का साइज दिखेगा वो कितना दिखेगा, ये पूरा। अब इसमें ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा कितना, ये है 2a। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है मान लो ये y है, इसके नीचे क्या होगा, डिस्टेंस y होगा, ठीक। ये एंगल जो है, दिस एंगल इज थीटा। अब समझो कि जो अगर बी मीन
तो सवाल को भूल जाओ। बी मीन अगर मैं डायमीटर ले रहा हूं तो डायमीटर कितना होगा, अगर बी बस कैलकुलेट करेंगे डायमीटर होगा 2a प्लस 2y। ठीक है, 2a प्लस 2y के लिए अब बी जो है इस केस में इट विल बी 2a प्लस y। देखो क्या हो सकता है, ये तुम्हारा y है, ये लेंथ जो है कितना है l है। ठीक है, ये लेंथ कितना है l दिया हुआ है, तो tan थीटा और sin थीटा दोनों बराबर होता है। जब थीटा छोटा है तो sin थीटा और tan थीटा क्या होगा, बराबर होगा। तो यू कैन राइट इट एज y बाई l। सो y कितना होगा, l sin थीटा होगा। अब यहाँ पे पुट कर दो तो इट विल बी 2 ऑफ l sin थीटा। अब देखो इसमें a कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, b को मिनिमम करना है तो sin थीटा को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब इसको जब ले जाकर के यहाँ रखोगे ना, b 2a प्लस 2l क्या रखेंगे यहाँ पे 1.22 लेमडा बाई 2a, ये तुम्हारा क्या होगा, साइज होगा मिनिमम, मतलब ये साइज बनेगा। अब देखो इसमें अगेन तुमको मिनिमम चाहिए, तो अब a एक वेरिएबल है, साइज ऑफ होल क्या है तुम्हारा, एक वेरिएबल है, तो वहां से उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिनिमम मैक्सिमा का कंसेप्ट लगाओगे, वहां से अगर सॉल्व करते हैं हाँ उसी का, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन हमने करा था वो मैच नहीं करा था ना किसी ऑप्शन से, वो इसलिए नहीं करा था कि क्वेश्चन जो करेगा ना सॉल्व करा है वो बहुत ही अलग दुनिया से सॉल्व करा है। क्योंकि देखो अगर कहीं भी सॉल्यूशन चेक करोगे तो उसने क्या, जो लोगों ने सॉल्व करा है वो कैसे करा है, ऐसे करा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा बाई ए। अब ये किसी से पूछ लो कि ये आया कहाँ से, अब ऑनलाइन वाले से पूछ नहीं सकते हो क्योंकि जो भी ऑनलाइन सॉल्यूशन दिया वो तो गायब हो गया। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, मन करेगा तो थंब डाउन कर दो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो सबने क्या करा, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए यूज करा है, मतलब उसने 1.22 डिवाइडेड बाई 2 को क्या मान लिया है, 1 मान लिया। क्यों माना है नहीं पता हमको। सर ये तो बहुत कम ही है, मतलब 1 बहुत छोटा है, तो 1 कैसे क्योंकि होगा। ये आएगा 0.61 और उसने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो सबका सॉल्यूशन देखोगे ना ये चीज यूज करा गया, पता ना क्यों यूज करा गया है। अब कोटा वोटा में होते जिस फैकल्टी ने दिया उससे जाकर के पूछ लेते कि भैया पढ़ा दो थोड़ा सा, ये कहा यूज करे, लेकिन अच्छा सर, हो सकता है कि सर राउंड ऑफ किया हो 0.61 को। किसने करा है, हाँ राउंड ऑफ 6.1 को ये उसी ने नहीं करा है, जेई मेस ने भी कर दिया। जेई मेस ने दिया है कि जो भी तुम्हारा ए होगा, हाँ तो जेई मेस ने ऑप्शन कुछ ऐसा दिया ना कि उसने ए की वैल्यू को भी बता दिया कि ए विल बी योर, सॉरी ये हाँ ए इज रूट अंडर एल इंटू लेमडा, ऐसा कुछ दिया हुआ है ऑप्शन में। अब ये राउंड अप इतना जेई मेस ने कर दिया ना, तो सारे लोग इसी को वेरीफाई करने में लगे होंगे कि हम किसी तरीके से अगर ये प्रूफ कर दे तो जो बी मिनिमम है वो बता देंगे। लेकिन जेई मेस ने ये आपका इसे सवाल टेपा है जहां पे पहले ही ये कंडीशन दे दिया था कि इफ ए इज इक्वल टू रूट अंडर लेमडा एन देन फाइंड द बी मिनिमम। जेई मेस ने उसको उठा करके ये वाला चीज भी ऑप्शन चेप दिया कि इसमें कि ये भी एक ऑप्शन है और उसके कोरस्पॉन्डिंग बी मिनिमम निकालना है। तो जब सवाल वही तो बोल रहे हैं ना कि जो सवाल सेट करने वाला है ना वो भाग मार लिया था और सवाल का ये उठा करके पुट कर दिया, फिर बी मिनिमम निकालने को पूछा, जबकि सवाल कुछ इस तरीके था कि इफ ए मिनिमम ए इज इक्वल टू रूट अंडर एल लेमडा देन फाइंड द साइज ऑफ द होल, तो वहां से निकालना था। अब ये जो पूरा क्वाड्रेटिक आएगा ना, इससे मिनिमम मैक्सिमा निकाल सकते हो। इससे जब मिनिमम मैक्सिमा निकालोगे, अब तुम्हें मिनिमम मैक्सिमा से क्या पता चलेगा, अभी कर ही ले रहे हैं, 3-4 मिनट और टाइम लगेगा। सो ए का तुम्हें फंक्शन बनाना, क्योंकि ए अगर तुमने कैलकुलेट कर लिया तो वहां से तुम्हें क्या पता चल जाएगा, बी का वेरिएशन कितना हो रहा है। क्योंकि देख लो ये वाला जो टर्म है ये इंक्रीज कर रहेगा, तो ये वाला टर्म क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एक ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू होगा जो सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि एक बढ़ा रहा है और एक क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें दिखेगा 2a b बराबर किसके होगा, 4a स्क्वायर प्लस 2.44 लेमडा एल। ये देखा। अब इसमें जो भी तुम्हारा फंक्शन है, अगेन फंक्शन किसका ले रहे हैं, तो एक तरीके से यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे, हाँ 2a स्क्वायर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो माइनस ए बी होगा, ए बी ये बराबर किसके होगा, यहाँ इसको अरेंज प्लस 1.22 इंटू लेमडा एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वेरिएबल किस में आ रहा है। अब अगर इसको तुमको रूट चाहिए, इसका तुम्हें रूट चाहिए, तो रूट के लिए एक कंडीशन होता है ना कि रूट के लिए जो डिटरमिनेंट है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए।
इसका एक कंडीशन होता है कि अगर तुमको इसका इमेजिनरी रूट नहीं चाहिए, रियल रूट चाहिए, क्योंकि रियल रूट चाहिए तभी वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम बनेगा। मतलब यहाँ से डी स्क्वायर माइनस या सॉरी डी स्क्वायर, डी जो होना चाहिए ग्रेटर देन, हाँ डी जो होना चाहिए अच्छा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 करके रखो। इतना तो सोच सकते हो ना कि डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डी का जो टर्म है वो क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac, और 4 में वो सारी वैल्यू मैं रख ही दे रहा हूँ। क्या क्या है तुम्हारे पास, c की जगह पे है क्या, और b के ये तो 2 इंटू 1.22 लेमडा एल ये है, हाँ इंटू 4 कर दो। ये बराबर या ग्रेटर किससे होने चाहिए। अब यहाँ से जब b कैलकुलेट करोगे, b कैलकुलेट करना है ना, हाँ तो जब b कैलकुलेट करोगे सो b मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, सबको इधर ले जाओ, तो 8 इंटू 1.22 इंटू लेमडा, ऐसा कुछ रूट अंडर थे। अब ये यहाँ पोट करेंगे, फिर वहां से जो वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो ये जो चीज है ना, इसी चीज को उसने क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो अंदर में टर्म आ रहा है ये कितना आएगा, समथिंग 12/96, हाँ मतलब 10 के आसपास, 10 के आसपास आएगा ना ये पूरा चीज ये अंदर 10 के आसपास आएगा ना। अरे 12/96 और 0.2 है, 10 के आसपास आएगा। रूट से बाहर निकालोगे 3 के आसपास, सो बी मस्ट बी ग्रेटर देन रूट अंडर ये लेमडा एल। ठीक, उससे फिर बी मिनिमम का कंसेप्ट सोच सकते हैं, लेकिन पहले ही क्या कर दिया ना, गलती सब जगह ये है कि ए को क्या कर लिया, ए इज इक्वल टू लेमडा एल, फिर यहाँ से सॉल्यूशन करा, बी मिनिमम जो बोला पता ना वो कहाँ से सोच लिया कि बी मिनिमम मस्ट बी 2 टाइम्स ऑफ ए। बी मिनिमम क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ ए होना चाहिए, और फिर ये जब बता ही दिया तो आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू लेमडा एल, जिससे उसने फाइनली आंसर कितना दे दिया 4 लेमडा एल। और हर जगह किसी किसी का सॉल्यूशन देखोगे ना तो उन्होंने इधर ये चीज लिख दिया है, अपने मन से ये 2 हटा दिया है, सॉल्यूशन करा हुआ है तो यहाँ इक्वेशन लिख दिया। तो पहले चीज तो वो लोग ये चीज नहीं सोचे, ये तो ऐसे ही गायब है सबके सॉल्यूशन में। उसके बाद इतना मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया है ना, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला दिया है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, जब सॉल्व कर रहा है ना तो ये 2 को अपने आप गायब कर दे रहा है, पता नहीं क्यों। इसी 2 को बाकी इधर जो टर्म आ रहा है और इधर जो टर्म आ रहा है वो ज्यों का त्यों है, ये 2 कहा गया अपने आप गायब कर दिया, पता नहीं क्यों गायब कर दिया। अब हमको क्या पता, 2 गायब कर दिया, ये वाला आंसर मिल गया। ये जब 2 गायब कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन जाकर के देख लेना, डाउटनट का देख लो या फिर टॉपर्स का देख लो, किसी का भी सॉल्यूशन देखोगे तो अपने डीसी पांडे में भी तो दिया था, लेकिन वो लोग भी डीसी तो पांडे आंसर ने भी गए। कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन दिया, तुम जाकर के देखना, ये अपने आप 2 को क्या कर दिया है, हाँ सर, हटा दिया है। 2 को हटाने के बाद फिर सॉल्व कर दिया। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया 2 का ये कोफिशिएंट अपने आप गायब कर दिया। क्यों गायब हुआ, क्योंकि यहाँ से 2 हटाया हुआ है वो अपने आप। तो हटा करके सिंप्लीफाई करोगे, फिर पता ना क्या क्या करा, ऑप्शन मैच करवा दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन है ना उसको पूरा बढ़िया तरीके से सॉल्व करोगे तो फिर जो भी कंडीशन आएगा वो कंडीशन यहाँ से निकलेगा, और ऐसा यहाँ से कंडीशन निकालोगे कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। क्लियर है, तो उसको देख लेना एक बार, सॉल्यूशन जाकर के डाउट नोट पे या कहीं भी देख लेना, वो फालतू सॉल्यूशन पता ना क्या क्या बता रहे हैं। ठीक, चलो तो तुम लोग का जो नेक्स्ट क्लास है वो होगा नहीं, खत्म हो गया तुम्हारा। तुम्हारा कौन कौन सा चैप्टर बचा हुआ, प्रतीक कौन कौन सा? सर वो टेलीस्कोप वाला है ना, टेलीस्कोप बचा हुआ है, तो टेलीस्कोप हाँ। कल खत्म ही कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करोगे अगर कल खत्म हो जाएगा तो? सर मेरा तो सिलेबस फिर खत्म हो जाएगा। फिजिक्स का या सबका? फिजिक्स का तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब मेरा तो ऐसे फिजिक्स और मैथ्स दोनों का खत्म है, सर पढ़ा रहे हैं वैसे। हाँ और ठीक है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री तो में थोड़ा कल सा। तो खत्म ही कर देंगे। चलो ठीक है, तुम लोग का कल ओके से सर। फिजिक्स का क्लास, मतलब तुम्हारा जो वीक ये चलता था ये खत्म। अब खाली तुम लोग वीक डेज में एंजॉय करो, और वो भी हमको लग रहा है 30 मार्च तक खत्म ही हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।